Rahim. When you start off with the idea of resistance, the very first thing that you guys need to understand is what's the definition of resistance and how do you understand it? What's the physical significance of this term resistance? To begin at the moment, हमारे लिए resistance was like the hindrance in the flow of electrons. मतलब it's a general English to English translation ना कि भाई resistance क्या होती है, भाई रुकावट होती है. So that is an understanding that we develop in our mind regarding the flow of electrons. कि resistance is the hindrance that is posed by the atoms of a wire as the electrons try to move through them. अब वो atoms कैसे hindrance create करते हैं भाई? हम कहते हैं कि the atoms are continuously vibrating, oscillating about their mean position, and when they're doing so, they strike with the electrons. And जब ये electrons चलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इन atom की vibration की वजह से इनके flow में एक रुकावट पैदा हो जाती है. मतलब when they try to diffuse, सही है, जब वो डिफ्यूज होने की कोशिश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा ये होता है कि वाइब्रेशंस होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट पैदा होती है. ये ऐसा है जैसे भीड़ में से गुजरते हुए जाना, तो आगे पीछे चलते हुए लोग जो हैं वो आपके लिए रुकावट बन जाते हैं, आपके फ्लो को तोड़ने की कोशिश करते हैं. तो रेजिस्टेंस को भी हम ऐसे ही समझते थे कि इट इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन मामला ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग तक तो बहुत अच्छा है, डेफिनेशन के लिहाज से ये चीज गलत है. यू आर नॉट सपोज टू डिफाइन रेजिस्टेंस दिस वे. डेफिनेशन इसकी कुछ और है. इसकी डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. रेशियो है वोल्टेज और करंट का. अब आप बोलेंगे सर ये वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है ये हिंड्रेंस कैसे बता सकता है? अब हमें कैसे पता चल रहा है रेशियो से वोल्टेज और करंट के कि ये हिंड्रेंस ज्यादा है या हिंड्रेंस कम? तो देखो, किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस का अंदाजा आप असल में उसमें चलते हुए करंट को देख के ही लगाते हो. मैं मिसाल देता हूं भाई, एटम की वाइब्रेशन तो हम में से किसी ने नहीं देखी. चलते हुए इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आने वाली रुकावट हम में से किसी ने नहीं देखी, ना साइंटिस्ट ने देखी. हमें कैसे पता चलता है या हिंड्रेंस ज्यादा है हिंड्रेंस कम? हम असल में ये देखते हैं कि करंट जो ट्रैवलिश हुआ है सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है. हमने वोल्टेज कितना अप्लाई किया, मतलब बैटरी कितनी बड़ी लगाई, और उसकी वजह से करंट कितना बन रहा है. ये दोनों चीजें हमें हेल्प करती हैं जज करने के अंदर कि हमारे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी. जैसे यहां पे मैंने मिसाल दी कि मैंने दोनों सर्किट्स में सेम बैटरी अटैच की, लेकिन रेजिस्टर्स अलग अलग थे. अब कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा, वो मुझे मेरे सर्किट में चलने वाला करंट बता रहा है कि भाई जिस सर्किट में करंट की वैल्यू ज्यादा थी वहां लाजमी सी बात है भाई आपके पास रेजिस्टेंस होगी कम. तभी तो ये वाली बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ फ्लूइड के अंदर फ्लो करवा पा रही है ना, इलेक्ट्रॉन तेजी से चल पा रहे. लेकिन यहाँ पे वही बैटरी, वही 9 वोल्ट्स का वोल्टेज आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को उतना स्पीड नहीं दे पा रहा. तो आपके पास इधर क्या प्रॉब्लम हुई कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो गया. तो आप अगर रेशियो लेते हो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, वोल्टेज और करंट का, तो भाई यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 9/3 3 ओम्स का है. छोटा रेशियो है. जबकि इधर 9/1.5 ये 6 ओम्स का है. तो भाई जिसका रेशियो बड़ा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेशियो कम उसकी रेजिस्टेंस कम. रेजिस्टेंस आइडियली जीरो नहीं हो सकता, मतलब आइडियली बोलो सॉरी, इन रियलिटी रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता. no matter how much you try, you cannot make resistance go down to zero. It's impossible.
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, यहां तक कि बैटरी तक की रेजिस्टेंस होती है, बैटरी तक की रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में से भी जब गुजरते हैं तो एटम्स तो उनमें भी है ना, इनमें से तब भी आएगी, रेजिस्टेंस तब भी क्रिएट होगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो तो आपके पास समझ लो हर जगह है, जीरो नहीं कर सकते उसको। इट्स नॉट द वोल्टेज गिवन ऑफ, इट्स बेसिकली द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज है, आपको जरूरत कितनी पड़ रही है कि 1 एम्पेयर चलाने के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत है। आप ऐसे बोल सकते हैं मैं 1 एम्पेयर का करंट चलाना चाहता हूं तो कितना वोल्टेज लगा, तो अगर आपको ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा है इसका मतलब हिंड्रेंस ज्यादा है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, फ्लो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था। जैसे यहाँ पे देखो 3 ओम्स का मतलब ये है भाई 3 वोल्ट की बैटरी लगाओगे 1 एम्पेयर का करंट चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 1 एम्पेयर का करंट चलना शुरू हो, 6 ओम्स का मतलब ही यही है कि apply a battery of 6 volts, only in that case you'll have a current of 1 ampere. जबकि इधर if you apply only a battery of 3 volts you can have a current of 1 ampere. तो ये चीज इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है कि भाई आपको कम वोल्टेज चाहिए, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, स्टैब्लिश हो जाएगा करंट आपके पास। यहाँ पे आपको वर्क ज्यादा करने की जरूरत है, स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था करंट। बोलो भाई उस्मान। सर मैं कह रहा था कि जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपने ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग एटम से जो उसके अराउंड हिंडर्स क्रिएट कर रहे थे उससे टकराएंगे, तो वो एनर्जी भी लूज करते हैं क्या टकराने की वजह से? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करोगे आप इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी की प्रोविजन ज्यादा दे दोगे। मतलब पहले भी वो टकरा रहे थे, एटम्स की वाइब्रेशन पहले जैसी थी, लेकिन जब आपने वोल्टेज उनको प्रोवाइड करने का काम किया तो वोल्टेज की प्रोविजन से हुआ ये कि आपके पास जो फ्लो था वो ज्यादा स्टैब्लिश हो गया, आप ज्यादा वर्क कर रहे हो, आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में ज्यादा तेज ट्रेवल कर सके। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे उन फैक्टर्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस के ऊपर असरअंदाज हो, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सके। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं, टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेम्परेचर का एक नॉर्मल रेजिस्टर के साथ डायरेक्ट का रिलेशन, किस तरह से डायरेक्ट का रिलेशन है कि देखो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से आपके एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, लैटिस वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम्स के दरमियान में से निकल के जाने की कोशिश कर रहे थे उनको ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो, नतीजा they will lose a lot of their energy on those resistors and you need to give in more energy if you want to have that specific flow. आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर आप वो फ्लो स्टैब्लिश करवाना चाहते हैं। तो आपके पास अब लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज या छोटी बैटरी इस काबिल नहीं होगी कि उतना ही करंट चला सके, क्योंकि एटम्स की वाइब्रेशन इस बार पहले जैसी नहीं है, एटम ज्यादा वाइब्रेट कर, वो ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करने का काम कर, तो बैटरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आप वही बैटरी लगा के रखोगे तो सर्किट में चलने वाला करंट गिर जाएगा। मतलब अगर मैं एक रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाता रहूं ना तो मैं क्या देखूंगा, मेरे सर्किट में चलने वाले करंट की वैल्यू में ड्रॉप आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, the atoms are going to gain heat and hence they increase their vibration, और ज्यादा इफेक्ट एटॉमिक वाइब्रेशन का ही आता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर आपके पास जो एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं उसका होता है। जब आप हीट करते हो एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ती है, अगर बैटरी आपने वही लगा के रखी तो हिंड्रेंस इजाफा कर जाएगी और करंट आपका सर्किट में गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अगर आप करंट को वापस बढ़ाना चाहते हो तो आपको
बैटरी बढ़ानी पड़ेगी, यू नीड टू अटैच अ लार्जर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हर चीज की होती है बेटा, रेजिस्टेंस आपके पास हर चीज की अवेलेबल है, रेजिस्टेंस वायर में भी होती है, रेजिस्टेंस आपके पास जो है कंपोनेंट स्पेसिफिकली रेजिस्टर डिजाइन किया जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसकी भी होती है, हर एक की रेजिस्टेंस होती है। फिर अगली चीज जो आपके पास है वो है लेंथ। जितना लॉन्गर पीस ऑफ वायर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतने ज्यादा एटम्स फेस करने पड़ेंगे, एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा होगा। तो नतीजा क्या होगा भाई, करंट का फ्लो कम होता है लॉन्ग वायर्स के अंदर, वहां हिंड्रेंस ज्यादा होती है। अगर आप एक बैटरी छोटे पीस ऑफ वायर पे लगाते हो और अगली तरफ आप एक बैटरी बड़े पीस ऑफ वायर पे लगाते हो, तो जो बड़ा पीस ऑफ वायर है उसमें करंट कम चल रहा होगा। यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक आपका जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस है, तो द लॉन्गर द पीस ऑफ वायर द लार्जर इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस। अभी फिलामेंट को देखा करो, वो जो अब तो खैर आते भी नहीं है, ये बहुत कम आते हैं, जो ऑरेंज कलर वाला लैंप होता है ना, उसका फिलामेंट ऐसा होता है, एक बड़े से पीस ऑफ वायर को कॉइल करके छोटा कर दिया था, एक बड़े से पीस ऑफ वायर को कॉइलिंग करके छोटा कर दिया था साइज के। तो जितना लॉन्गर पीस ऑफ वायर होगा मेरे बच्चे, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी आपके पास, क्योंकि एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एटम्स फेस करने हैं। फिलामेंट लैम्प हाथ में फट गया था, अल्लाह, वो तो वैसे ही खोल रहा होता है फिलामेंट लैम्प, तबियत से ज्यादा खोल रहा होता है। पावर बड़ा लग गया। हारिस कहाँ गया? हारिस का हाथ ही बस में। हारिस दोबारा हैंड रेज करो अपना। हाँ पूछो, तुमको सवाल पूछना चाह रहे थे। जी सर। सर मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बेटा, आवाज आ रही है। जी सर। सर मुझे पूछना था, ये जो आप बात कर रहे थे हिंड्रेंस के हवाले से, ये मुझे अनक्लियर है अभी तक, तो हिंड्रेंस बिटवीन ऑफ एटम्स की जो बात कर रहे थे। देखो, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट होती है ना। अब आपके जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब लाजिम सी बात है, व्हेन दे ट्राई टू फ्लो सही थ्रू एनी कंपोनेंट, तो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या करेंगे आपके पास, वो एटम्स अपनी वाइब्रेशन की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक हिंड्रेंस बन जाएंगे। उनकी वाइब्रेशन जो है वो आपके पास एक तरह से एक रुकावट के तौर पे आएगी, कि भाई आपके पास ये सारे सारे एटम्स थे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके दरमियान में से डिफ्यूज होता हुआ जा रहा होता है। तो इन एटम्स की जी वाइब्रेशन जो सर। होगी वो क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एक रुकावट बन जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा। जितना आप टेम्परेचर सही बढ़ाएंगे है। उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, उतनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी। ओके सर, क्लियर हो गया। थैंक यू। The next thing that you have is a cross sectional area. जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स उतना इजीली फ्लो कर पाते हैं। उसकी वजह बताऊं क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि एटम्स के दरमियान में अब आपको ज्यादा स्पेसेस मिल रही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नाउ हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ रूट्स एंड मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन पास एट द सेम टाइम। एक वक्त में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हुए जा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था, व्हेन यू हैड लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक वक्त में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजर सकते थे, स्पेस ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। अब नतीजा क्या होगा कि भाई जितना आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, you'll have multiple routes available for the electrons to travel. A large number of electrons can travel parallel to one another. तो सर्किट में करंट आपका ज्यादा हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ज्यादा हो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होने की वजह से आपके पास, मतलब पर सेकेंड यू विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास। इट्स लाइक कि आपके पास एक डबल लेन रोड है और अगली तरफ आपके पास 4 लेन रोड है। तो डबल लेन रोड में अगर आप गाड़ियों का फ्लो देखो,
तो हो सकता है भाई 1 सेकंड के अंदर से 2 गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन जो आपका 4 लेन रोड है वहां उसी 1 सेकंड में 4 गाड़ियां गुजर जाएंगी। सही, you'll have 4 cars passing upon। तो आपके पास जो चार्ज गुजर रहा था, टाइम तो वही लगा, लेकिन जो चार्ज पास हो रहा था वो ज्यादा हो गया, लिहाजा करंट आपके सर्किट में ज्यादा हो गया। और जब करंट ज्यादा होगा तो जो रेजिस्टेंस होगी वो गिरना शुरू हो जाएगी। आप कहोगे यार इसकी रेजिस्टेंस कम है, उसमें हिंड्रेंस की बात नहीं आ रही, उसमें असल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर पा रहे, वायर थिक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक साथ एक वक्त में पास होने का चांस बन रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो थिकर वायर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि उनमें करंट ज्यादा फ्लो कर पा रहा होता है। और रेजिस्टेंस यही करंट और वोल्टेज का रेशियो, कि भाई जितना ज्यादा करंट उतनी कम रेजिस्टेंस आओगी आपके पास। Safan, I hope this clears your question as well. अब आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं जिनको आपने यहाँ पे डिस्कस किया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्योंकि अभी आपने देखा भाई जितना ज्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस, और लेंथ में जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। अब मामला क्या हुआ, इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज प्रोपोर्शनैलिटीज ऑल टुगेदर, तो भाई आपके पास फॉर्मूला हो गया R इक्वल्स रॉ L ओवर A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आपके सामने आ रहा है। अच्छा, रेजिस्टिविटी इसमें एक नई चीज आई है, जो रॉ रखा हुआ है ना मैंने, ये एक स्टाइलिश सा पी जो बनाया हुआ है, दैट्स बेसिकली रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल प्रॉपर्टी से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि एटम्स की डेंसिटी हो गई, एटम्स बोल लो, मटेरियल की डेंसिटी हो गई, एटम्स के दरमियान की स्पेस हो गई, सही है, एटम्स की अपनी वाइब्रेशन हो गई, एटम का साइज हो गया, ये तमाम चीजें, इवन के इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज हो रहे हैं, ये तमाम चीजें मिल के रेजिस्टिविटी को डिसाइड करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये वायर टू वायर, ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करेगी, क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल एटम का साइज अलग होता है, एटम्स के दरमियान का गैप अलग होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ये कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी। जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करते हैं ना। और जो अच्छे वाले कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि उनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम फील हो रही होती है हमें। तो रेजिस्टिविटी महज एक मटेरियल प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी होती है ना किसी भी चीज की, कि भाई आपके पास डेंसिटी कितनी ज्यादा है तो आप बोलते हैं यार कितने एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम भरे में, वो ऑब्जेक्ट के भारीपन को समझा रहे हो तो उसके हैवीनेस का अंदाजा देते हैं कि वो चीज कितनी भारी है। तो इसी तरह से रेजिस्टिविटी इस बात का अंदाजा देती है कि उस चीज की रेजिस्टेंस कितनी होगी। कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स ले लें सेम साइज के, तो कौन ज्यादा रेजिस्टेंस रखेगा इसका तायुन रेजिस्टिविटी करती है। जैसे डेंसिटी का मामला होता है ना, कि भाई डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी आप बोलते थे भाई अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले लूं एक ही साइज का, सही, तो जो चीज ज्यादा भारी उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो उसके हैवीनेस का अंदाजा डेंसिटी से हो रहा था। इसी तरह से रेजिस्टिविटी भी आपके पास चीज, ये आपको मटेरियल की रेजिस्टेंस का अंदाजा देती है। डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट रेजिस्टिविटी। तो अगर आपके पास एक तरफ कॉपर का पीस है, एक तरफ आयरन का पीस है, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस का अलग होना असल में इनकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी इज लाइक हाउ मच रेजिस्टेंस कैन अ मटेरियल क्रिएट। ये ऐसा है कि भाई कोई मटेरियल कितनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, ये उसकी रेजिस्टिविटी होती है। जो बुरे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत बड़ी मिलती है। जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए उनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस भी हमें कम मिल रही होती है। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाता है R इक्वल्स रॉ L अपॉन A का, जिसमें हमें इस बात का अंदाजा होता है कि भाई रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन रॉ L एंड A एज वेल।
अच्छा, रेजिस्टिविटी एक चीज से चेंज हो सकती है, मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीटली फिक्स्ड वैल्यू, ये परफेक्टली फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इट कैन चेंज। अच्छा, क्या चीज चेंज करती है? इसमें सिर्फ एक चीज इफेक्ट डालती है और वो है टेम्परेचर। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि भाई रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? साइज ऑफ एटम, स्पेस बिटवीन एटम्स, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इवन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास उस मटेरियल में। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें इफेक्ट आता है, ये इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज होगा तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है और इसकी वजह से आपके रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है, उस मटेरियल की ओवरऑल रेजिस्टेंस जो वो क्रिएट कर रहा होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये वाला मामला होता है। आई होप दैट मेक थिंग्स क्लियर टू यू गाइस। बाकी अब तक जिसके सवाल के लिए हाथ खड़े हुए भाई मैं उनके सवाल पूछो बेटा उस्मान। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि रेजिस्टिविटी को इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन रखा गया है ना कि अगर एक ब्लॉक आयरन का एक ब्लॉक कॉपर का उनकी सेम लेंथ है और सेम एरिया है, तो उसमें अगर हमको आइडेंटिफाई करना हुआ कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कम रेजिस्टेंस में है, तो हम फिर उसको मटेरियल से देखेंगे और उसको इसलिए हमने रेजिस्टिविटी बना के बहुत सारे फैक्टर्स का एक इफेक्ट देख के उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन रखा है। बिल्कुल। और सर ये पूछना था कि जो टेम्परेचर वाली चीज है ये इसके अंदर ही आ जाती है या अलग से मतलब अफेक्ट रेजिस्टिविटी करती के है अंदर ही आ रेजिस्टिविटी को? जाती है। अच्छा ठीक है सर। सफान सर मैं पूछो। पूछूं? सर मुझे ये पूछना था कि सर ये क्रॉस सेक्शन जब बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सर उसके अंदर क्या डेंसिटी तो सेम होगी ना सब्सटेंस की, तो फिर बढ़ने से कोई चेंज तो ना हो? डेंसिटी सेम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं जा सकते? नहीं ना, तो पार्टिकल्स तो पर यूनिट वॉल्यूम करीब ही होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके अंदर, एटम्स। मॉलिक्यूल थोड़ी मूव कर रहे हैं, मूव कौन कर रहा है? मगर वो तो उतनी रेजिस्टेंस देंगे ना फिर। सही है, देने दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रैवल कर रहे हैं तो देखो। तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो एक सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। जैसे मैंने 2 लेन रोड और 4 लेन रोड की बात बताई, तो अगर तुम एक सेकंड में गाड़ियां गिनना शुरू करो कितनी गुजर रही हैं, भले सेम स्पीड पे हो, सेम ट्रैफिक के हालात हो, जो 2 लेन रोड होगा उसमें एक सेकंड में 2 गाड़ियां गुजरेंगी मिसाल के तौर पर, 3 गाड़ियां गुजर रही हैं, 4 गुजर रही हैं। जो 4 लेन रोड है भले उतना ही ट्रैफिक हो, लेकिन अब नंबर ऑफ कार्स पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकंड आर गोइंग टू बी मोर, करंट तो ज्यादा हुआ। हाँ सही सही सही। हाँ समझ में आ गया सर। और सर दूसरा ये पूछना है कि ये जो आपने रो बताया सर, ये रो कुछ भी हो सकता है, डेंसिटी के अलावा भी चीजें हो सकती है रो? आदमी की बात है, वो एक सिंबल है, किसी भी चीज को दे दिया जाए। सर मैं समझता था कि सिर्फ डेंसिटी के लिए यूज होता है। सही है। नहीं नहीं, किसी भी। हारिस पूछो भाई, क्या सवाल है? सर मेरा जो क्वेश्चन था वो रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग था। आप वो री एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले? बेटा, एटम का साइज, एटम के दरमियान का गैप, एटम्स की वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी, ये 4-5 चीजें होती हैं जो एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी को एस्टैब्लिश करती ओके सर, सही है, थैंक यू। हैं। अब हमारे पास एक इस तरह से ना एक टेबल वाला मामला आता है जिसमें एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि भाई रेजिस्टेंस 2 वायर्स की आपस में आप कंपेयर करके बताइए। और कंपैरिजन ऐसे करवाता है, वो बोलता है अगर मैं लेंथ या एरिया में से कोई एक चीज चेंज करता हूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मामला ऐसे शुरू होता है भाई कि भाई हमारे पास लेंथ है L, एरिया है A,
और रेजिस्टेंस है R। हम ये बात जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऑफ rho L upon A, resistance is directly proportional to length but inversely proportional to area. तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और उतने टाइम्स ही बढ़ेगी जितने टाइम्स लेंथ को आप बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी और उतने ही टाइम्स कम होगी जितने टाइम्स आप एरिया को इंक्रीज करोगे। अब ये बात मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे पहला है, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। अगर लेंथ डबल होती है तो आपके पास रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस होगी 2R, क्योंकि बाकी किसी चीज पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा था, सारी चीजें तो फिक्स थी आपके पास, एरिया सेम था। फिर अगर मैं एरिया को डबल करता हूं तो मैंने क्या बोला था भाई, आप एरिया में जो चेंज लेकर आओगे रेजिस्टेंस में उसका इनवर्स का इफेक्ट पड़ेगा। सो इफ एरिया इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, resistance decreases by 2 times. It's inversely proportional ना। अगर A बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा, जितने टाइम्स A बढ़ेगा उतने टाइम्स R कम हो जाएगा। Then the third, मैं लेंथ भी डबल करूं, मैं एरिया भी डबल करूं, तो इसको आंसर निकालने के लिए मैं क्या लिखता हूं, मैं बोलता हूं भाई अगर मैं लेंथ डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस हो गई डबल, ये लेंथ का इफेक्ट आ गया। लेकिन अगर मैं एरिया डबल करता हूं, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी और उतनी ही टाइम्स कम होगी जितने टाइम्स आपने एरिया बढ़ाया था। इससे क्या हुआ भाई, इससे ये वाला इफेक्ट कैंसिल हो गया। आपकी रेजिस्टेंस भाई पुराने वाले वायर के रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि एक फैक्टर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी, अगला फैक्टर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो गई, तो बात घूम फिर के वहीं आ गई जहां से स्टार्ट हुई थी। इसी तरह से लेंथ का मामला है। दूसरा वाला है कि भाई लेंथ डबल की, एरिया हाफ किया, ठीक है भाई। अगर लेंथ डबल की एरिया हो गया डबल, मेक सेंस, वो एरिया बोलो रेजिस्टेंस हो गई डबल। एरिया हाफ किया यानी 2 टाइम्स कम किया एरिया, तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ जाएगी आपके पास। इस बार उल्टा इफेक्ट आया ना, आपने देखो एरिया कम किया रेजिस्टेंस बढ़ा दी, तो कंबाइंड इफेक्ट हो गया 4 टाइम्स 4R। फिर लेंथ को किया 3 टाइम्स कम, एरिया को किया 2 टाइम्स ज्यादा। अब आप क्या करो भाई, लेंथ 3 टाइम्स कम की, रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो गई, एरिया बढ़ाया उससे भी रेजिस्टेंस कम होगी, दोनों चीजों से रेजिस्टेंस कम हो रही है। अगर एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर में डाल दिया 2, तो टोटल इफेक्ट आया भाई हमारे पास R/6। फिर रेजिस्टेंस हमारे पास 6 टाइम्स कम हुई। आखिर के 3 आप लोग मुझे बताओ। सोनिया मेरे बच्चे, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। आपके पास छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बेटा कि जो चीज लेंथ में हो रही है रेजिस्टेंस के साथ बिल्कुल वैसा कर दो। लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस बढ़ा दो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो।
लेंथ डिवाइड बाय 2 हो रही है, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 कर दो। मतलब जो कुछ लेंथ के साथ हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ बिल्कुल वैसे ही इफेक्ट, लेकिन एरिया का उल्टा इफेक्ट होता है। जो कुछ एरिया के साथ हो रहा है रेजिस्टेंस में उसका इनवर्स का इफेक्ट है। अगर एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो, अगर एरिया डिवाइड बाय 2 हो रहा है रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। आप एरिया का इनवर्स इफेक्ट देते हो क्योंकि एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। यहाँ पे जैसे आपके पास थर्ड लास्ट जो है, मैंने लेंथ हाफ की, मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो गई, लेंथ डिवाइड बाय 2 की तो रेजिस्टेंस भी डिवाइड बाय 2। एरिया मैंने 3 टाइम्स कम किया, मैंने अभी क्या बोला है भाई, उल्टा इफेक्ट आता है। एरिया डिवाइड बाय 3 होगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी 3, ने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो ये हो गया 3R/2। सोनिया मेरे बच्चे आपको समझ में आया? आपने मुझसे सवाल पूछा हुआ था अभी यहाँ पे, ये कुछ बात पल्ले पड़ रही है मैं जो समझा? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है? तो भाई सोनिया आप मुझे बताओगे इस वक्त कि सेकंड लास्ट का आंसर क्या है? ठीक है सफा, ठीक है सोनिया, करेक्ट आंसर बिल्कुल बेटा, शाबाश। कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो 5 टाइम्स बढ़ी या लेंथ बढ़ाई, एरिया 4 टाइम्स बढ़ा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम, तो ये हो गया 5R/4। ठीक है भाई शाबाश, सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं माशाल्लाह से, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लास्ट जिन्होंने बता दिया दैट्स गुड, जिन्होंने नहीं बताया वो जरा बता दें भाई। ठीक है भाई शिजा, ठीक है ठीक है ठीक है ईमान, ठीक है सोनिया, करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस लेंथ डिवाइड बाय 4 हुई तो रेजिस्टेंस भी 4 से डिवाइड, एरिया 3 टाइम्स बढ़ा, रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम, डिवाइड बाय 3 कर दिया, ये हो जाएगा R/12। ठीक है सर, ठीक है अहमद साहब, गुड हो गया जी। चलो अच्छा, मैं आज का लेसन जरा यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है? मैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको और आगे मजीद ओम्स लॉ वगैरह की तरफ लेके चलो, ठीक है मेरे बच्चों? आप लोग ख्याल रखना अपना। बाकी उस्मान आपका सवाल मैं यहाँ पे डील कर लेता हूँ अभी।